हेलो स्टूडेंट्स, क्या रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, सरल विधि से बनाया गया है। इसे आप जरूर देखिए। हम इसी प्रश्न को आज लेने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। और मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि यह जो प्रश्न है इसके आधार पर न केवल करनी 2 एक अपरिमेय संख्या को आप सिद्ध कर पाएंगे, बल्कि करनी 3, करनी 5, करनी 7, करनी 11, करनी 13, दुनिया का कोई भी सवाल हो केवल एक ही पैटर्न में प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से समझिए और ध्यान से कीजिए इसको। क्या रूट टू एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रश्न है। बुक से यदि हम बात करें, किताब की बात करें, तो प्रमेय इसमें है 1.4। सिद्ध कीजिए कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हम इसे सिद्ध करते हैं। प्रूफ हम इसके लिए मानते हैं, हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि करनी 2 एक परिमेय संख्या है। हमने उल्टा मान लिया है, विपरीत मान लिया है। अब परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए बॉक्स में लिखा हुआ है। बॉक्स में क्या लिखा है, देखो पिंक कलर में, P/Q के रूप में लिखी जाने वाली संख्या जिसके 3 कंडीशंस हैं, जहाँ Q 0 नहीं है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, और तीसरी बात है कि P और Q का जो HCF है वह 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर यही बात यहाँ पर लागू हो रही है कि करनी 2 एक परिमेय संख्या हमने मान लिया। परिमेय मान लिए तो A और B हम लेते हैं, हम 2 पूर्णांक लेते हैं A और B। ऐसे ज्ञात कर सकते हैं कि करनी 2 बराबर A/B। इसमें भी 3 बातें लागू हो गई जो वहाँ पर दे रखी हैं परिभाषा में। तो पहली बात ये हुई कि B यानी कि हर वाली जो संख्या है B ≠ 0, मतलब शून्य नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि A और B पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या कुछ भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर A और B कोई भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि A और B सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का ये मतलब होता है कि इनके जो गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों में इनका जो गुणनखंड होगा संख्या और 1 के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होगा, मतलब सहअभाज्य आएंगे। मतलब एक तो होगा ही होगा और वह संख्या होगी। इसे हम बोलते हैं कोप्राइम है, सहअभाज्य संख्या। इसका मतलब है कि इनका जो HCF होगा A और B का वह 1 होगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि करनी 2 को हमने परिमेय संख्या मान लिया है, विपरीत माना है, और करनी 2 बराबर A/B हमने ले रखा है। हम इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अब हम क्या कहते हैं, करनी 2 बराबर A/B हमने लिखा है। दोनों पक्ष हैं इसका, एक दायां पक्ष कहलाता है, एक बायां पक्ष कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड कहलाता है। दोनों पक्षों का हम वर्ग करने जा रहे हैं। इसका मतलब घात 2 करने जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ग। तो देखिए करनी 2 का हमने वर्ग किया, तो करनी 2 में करनी 2 का गुणा करेंगे। बराबर की इधर देखिए A/B लिखा है, तो A/B का हमने वर्ग कर दिया है। देखो A का वर्ग किया तो A वर्ग आ गया, बटे में B है तो B का वर्ग किया तो B वर्ग आ गया है। अब आप ध्यान दीजिए कि करनी 2 और करनी 2 का यदि हम गुणा करेंगे तो आप ध्यान दीजिए करनी 2 में जब भी हम करनी 2 को गुणा करेंगे, घातें हैं इनकी, यदि हम घात रूप में इसे तोड़ते हैं तो 2 की घात हो जाती है 1/2, गुणित हो जाती है 2 की घात 1/2, और घातांक नियम यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इक्वल टू x टू द पावर m प्लस n। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की जो घात है वो हो जाएगी 2 की घात 1/2 धन 1/2, आधा और आधा मिलके हो जाएगी 1। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2, 2 की घात 1/2 बराबर हो जाएगा 2 की घात 1। यानी कि इनका जो गुणा होगा करनी 2 और करनी 2 का गुणा। अब इतना ही ध्यान रखिए, ज़्यादा डीप में आप ना समझे, लेकिन इतना ही समझ लो कि करनी 2 और करनी 2 का जो गुणा होगा वह 2 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 बराबर A की घात 2 बटे B की घात 2। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसके जो लिखा है 2 बराबर, तो B वर्ग जो लिखा है इसका पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 2B की घात 2 बराबर A की घात 2। ये बन गया, हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः यहाँ पर क्या बात मतलब दिखा रहा है, ये इस प्रकार से दिखा रहा है कि जो 2 है जो दूसरी ओर पड़ा हुआ है यह A वर्ग को विभाजित करता है, मतलब इसका भाग जो है A वर्ग में चला जाता है। तब हम ये बात अच्छी तरह जान चुके हैं, हमने एक थ्योरम भी इसमें कर चुके हैं कि 1.3 जो हमारे थ्योरम्स हैं बुक्स के अंदर, वो हमने देखा है कि यदि कोई अभाज्य संख्या P A वर्ग को विभाजित करती है तो वह जो P है वह A को भी विभाजित करता है। तो यही बात यहाँ पर लागू होती है। अगर 2 जो है, इसी ठीक यही बात जो पिंक कलर में लिखी जा रही है, अगर P A वर्ग को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा, जबकि A क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर से धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है 2 A वर्ग को विभाजित करता है
तब क्या होगा कि 2a को विभाजित करेगा। अगर 2a को विभाजित करता है इसका मतलब हुआ कि a के साथ साथ कोई अंक 2 होना चाहिए, तो अतः हमने a बराबर 2c लिख दिया। c क्या है, कोई और नया पूर्णांक है। अब ये a का जो मान है समीकरण नंबर 1 जो ऊपर दे रखी है 2b² बराबर a² में हम इसको रखने जा रहे हैं a के मान को। देखिए हमने इसको एक बार पुनः लिख लिया है, 2b का वर्ग बराबर a वर्ग। इसमें हम a का मान रखने जा रहे हैं, जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ a की जगह पर हम 2c लिख रहे हैं। अब 2c का वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 आ जाएगा, c का वर्ग करेंगे तो c वर्ग आ जाएगा। तो देखिए हमारी नई समीकरण नीचे प्राप्त हो गई, 2b की घात 2 बराबर 4c की घात 2। तो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 2b की घात 2 बराबर 4c की घात 2। अब हमने दोनों पक्षों में देखिए 2 इधर भी हैं 2 इधर भी, दोनों पक्षों से 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा b की घात 2, इधर से 2 कैंसिल हो गया, बच्चा 2c वर्ग। इस प्रकार से बच गया है, ये प्राप्त होता है। अब इसका भी मतलब क्या होता है, देखो b वर्ग इस साइड पड़ा हुआ है, उधर 2 पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 2 b वर्ग को विभाजित करता है। और वही बात फिर यहाँ लागू हो रही है, उसी 1.3 थ्योरम की बात लागू हो रही है कि अगर कोई संख्या अभाज्य संख्या p है और वह अभाज्य संख्या p a वर्ग को विभाजित करती है, तो वही अभाज्य संख्या p a को भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पर भी वही बात लागू हो रही है कि अगर कोई संख्या 2 b वर्ग को विभाजित करती है तो वही संख्या 2 b को भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि हमने पहले ये देखा कि जो 2 है वो a को भी विभाजित करता है, 2 b को भी विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि a बटे b में a और b दोनों के साथ साथ कम से कम 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो दोनों के साथ है। अब दोनों के साथ ही इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात का विरोधाभास यहाँ पर प्राप्त होता है। इस बात का विरोधाभास प्राप्त होता है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ये मान लिया था कि a और b का जो HCF है वो एक है, HCF एक है, इसका मतलब कि a और b में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। जबकि हम यहाँ पर हमारा प्राप्त हो रहा है कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 इसमें है। तो यह एक विरोधाभास हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली थी कि कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हमारा यह मानना गलत होगा कि कर्ण 2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या होगा, कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह बात प्रूव हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते रहिए, बहुत सारे सवाल इसके आधार पर हो जाएंगे। आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन, जिससे आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें।